हेलो मेरे प्यारे जैक बोर्ड के छात्रों, मैं हूं आपका एजुकेटर राकेश सर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी कक्षा 10वीं विज्ञान यानी साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025-26 का पूरा और सटीक हल। दोस्तों, यह मॉडल पेपर JCRT यानी JCERT के द्वारा रिलीज किया गया है। आप बोल सकते हैं झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि रांची में है। और यह जो है ये एक बहुत ही नवीनतम लेटेस्ट सिलेबस पे आधारित है। और पैटर्न इसमें आपको बता दें कि इसमें 80 मार्क्स जो है आपका थ्योरी सेंटर में होगा और बचा 2 मार्क्स का असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल होगा। तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और 80 मार्क्स का क्या होगा, तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल होगा यानी सेंटर पर होगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में। तो इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो इसे आप याद रखेंगे। फिर हमारा दिया गया है, और यह जो है से 2026 की मैट्रिक परीक्षा के लिए यह आपकी तैयारी की दिशा तय करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड सेट बना ले और इसके अनुसार ही तैयारी करें। इससे ये आपको समझ में आएगा कि आने वाले 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होगा किस प्रकार से होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सेक्शन ए के सभी महत्वपूर्ण यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम MCQ बोलते हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे, बल्कि हर एक उत्तर के पीछे का महत्वपूर्ण फैक्ट, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम सेक्शन B, C और D के अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी सटीक उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मेनली MCQ का देखेंगे। दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में ही हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग आंसर को भी चर्चा करेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह वीडियो 2026 बोर्ड एग्जाम में आपके टॉप करने की कुंजी है। चलिए शुरू करते हैं। आप हमारा इस वीडियो पे बने रहें। यह मॉडल पेपर का पूरा हल साइंस वाला क्वेश्चन है, यानी साइंस का मॉडल पेपर सॉल्यूशन है। यह जैक 10th साइंस मॉडल पेपर, जिसमें आपका 80 मार्क्स का इसमें एग्जाम होगा। और आपको बता दें इसके अंतर्गत जो है से 80 मार्क्स का तो एग्जाम होगा, लेकिन इसमें आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये वाला आप जरूर याद रखें। देख पा रहे होंगे कि JCRT यानी JCERT के द्वारा रिलीज किया गया झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची। यह एक ओरिजिनल मॉडल पेपर है, कोई बनावट नहीं है, यह मार्केट का नहीं है। यानी कि आपका जो एग्जाम लेगा उसी के द्वारा बनाया गया एक मॉडल प्रश्न पत्र है सेशन 2025-26। तो आपका बोर्ड 2025-26 में है, तो आप कमर कस लीजिए, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। आप टॉप करने या फिर आप रैंक 3-4 में चाहते हैं या टॉप 10 में चाहते हैं, तो अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा। फिर हमारा देखिए यहाँ पे क्लास 10th दिया है, यानी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस है, विज्ञान है, और हमारा फुल मार्क्स जो है से 80 होगा टोटल मार्क्स, और टाइम आपको 3 घंटा मिलने वाला है। तो 20 मार्क्स कहाँ गया? अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन जिसे हम निर्देश कहते हैं, ये वाला आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला अभी से आप पढ़ के रखें और दिमाग में सेट करके रखें। ये वाला आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखें और प्रिंट आउट करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, ताकि आप एग्जाम में जाए तो इसको आप रीड ना करें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप इंस्ट्रक्शन जाते हैं, निर्देश आप जानते हैं, तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा। 15 मिनट आपको पहले दिया जाएगा, तो उसमें से आप जो आप आंसर राइट कर सकते हैं या फिर आप फिल कर सकते हैं अपना नाम वगैरह जो भी लिखना रहेगा, ताकि आप इस जो इंस्ट्रक्शन है आप ऑलरेडी जान रहे थे, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए अभी इस वीडियो को सेव कर लीजिए और 1-2 बार जरूर देखिएगा। तो देखिए, जितने भी परीक्षार्थी मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। पुस्तिका में 33 मुद्रित पृष्ठ है, यानी कि टोटल जो आपका पेज है वो 33 पेज है, और अपने उत्तर अपने शब्दों में लिखने के लिए बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज 4 सेक्शन। इसमें आपको सेक्शन कितना मिलेगा? तो टोटल जो सेक्शन है आपको 4 सेक्शन मिलेगा, आप याद रखेंगे। सेक्शन ए मिलेगा आपको, इसी प्रकार से सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी मिलेगा। तो ये वाला भी आप याद रखेंगे। और आपको बता दें कि सेक्शन ए में, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में जो है सो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा MCQ, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपका सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, इसे आप जरूर याद रखेंगे। और टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? तो 30 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स हो गया 30, ये याद रखेंगे। सेक्शन बी की बात करें
तो सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का यानी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें से टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 8 में से आपको 6 आंसर देना है जो कि फिलिट टाइप के रहेंगे। इसी प्रकार से जो ये क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल ये रहेगा 12 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो क्वेश्चन टोटल 6 है, तो इस प्रकार से 6 दूनी 12 हो गया। अगर सी की बात करें तो सेक्शन सी में पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट आंसर। इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से 6 राइट करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन यह जो है 3 मार्क्स का रहेगा, तो 6 तिया 18, यानी कि यह शॉर्ट आंसर 18 मार्क्स का रहेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसी प्रकार से हम सेक्शन डी की बात करें तो लास्ट सेक्शन हमारा डी है, जो उसकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। ये इसमें आपको जो है 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, 6 में से आपको 4 राइट करना रहेगा, एक क्वेश्चन का वैल्यू 5, यानी कि 5 क्वेश्चन रहे, इसमें तो आपको 4 क्वेश्चन लिखना है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 4 पच्चे 20, यानी कि ये 20 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के सेक्शन 1 ए बी सी डी करके हमारा टोटल हो गया 80 मार्क्स। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार हम लोग इसे रीड कर लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड ए बी सी डी और कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। तो इसी प्रकार से आपके जो आप बोर्ड में जब बैठेंगे सेंटर में, तो आपको होल में एकदम इसी तरह से रहेगा लिखा हुआ। देखिए कितना यहाँ पे खंड ए में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन कितने रहेंगे छात्रों, तो यहाँ पे 30 रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प दिए गए जाएंगे। इनमें से एक विकल्प जो रहेगा सही रहेगा और उस विकल्प का आपका चयन करना है। अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेक्शन यहाँ पे बी का बात किया जा रहा है कि इसमें 31 से 38 तक टोटल क्वेश्चन, इसमें 38 से 33 तक कितना रहेगा, तो 38 से 33 तक आप याद रखेंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा। इसमें से आपको कोई 6 राइट करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 6 लिखेंगे, और 2 मार्क्स का है तो इस प्रकार से 12 मार्क्स का रहेगा सेक्शन बी। फिर हम लोग बात करें सेक्शन सी का, तो 6 में आपको रहेगा 39 से लेकर क्वेश्चन नंबर 46 तक, 39 से 46 तक रहेगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इसे आप जरूर याद रखेंगे। सेक्शन सी में दिया गया है कि यह लघु उत्तरीय प्रश्न था, जबकि सेक्शन बी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। ये 31 से 38 था, ये 39 से लेकर 46 तक रहेगा। किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और प्रत्येक का मान 3 अंक है, यानी कि 8 प्रश्न रहेगा, 6 लिखना रहेगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल 18 मार्क्स का। और जबकि सेक्शन बी में क्या था, 8 क्वेश्चन रहेगा, आपको 6 लिखना है 8 में से, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये रहेगा 12 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है। एक लास्ट बचा डी, तो डी में दिया है प्रश्न संख्या 47 से लेकर 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक का है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, तो किन्हीं 4 का उत्तर देना है, तो 4 यानी कि 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 4 पच्चे 20, यानी कि 20 मार्क्स का, तो टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पूरा दिया गया था। और पूरा ये जो है देखिए सेक्शन ए खंड 1 के बारे में दिया गया है कि खंड ए में कुल 30 बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक का है, यानी 1 मार्क्स का है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, और यहाँ पे आपको हर तरह का किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखें कि आपका बोर्ड एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, यानी लिखित भी होगा और एमसीक्यू भी रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें 80 मार्क्स थ्योरी रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा सेंटर में जाके, और 20 मार्क्स इंटरनल प्रैक्टिकल होगा स्कूल कॉलेज में और स्कूल में होगा। इसी प्रकार से एग्जाम ड्यूरेशन का बात करें तो 3 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। तो हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा किए। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन यहाँ की। तो जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि ये 30 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का वैल्यू 1 है, तो यानी कि 30 मार्क्स का हो गया, जो कि एमसीक्यू है। 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको टिक करना है। तो कोशिश करेंगे जितना हो सके सारा चैप्टर का एमसीक्यू बार बार पढ़िए। जितना थ्योरीज भी एमसीक्यू बनाया जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे कि एमसीक्यू जो है थ्योरी से बनाया जाता है, तो इसको आपको पढ़ के रखना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम थ्योरी लाएंगे एकदम बुक से, एकदम छाट के क्वेश्चन लाएंगे, कहीं से भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, ये क्वेश्चन है, यहाँ मार्क्स है तो 1 मार्क्स का है, वो बताया जा रहा है। तो इसको चलिए हम लोग अच्छे से देखेंगे, थोड़ा जूम करेंगे तो बड़ा रहेगा तो अच्छा से दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 में दिख रहा होगा आपको। अब इसका हम लोग चर्चा करते हैं और तेज़ी से तीसों का हम लोग हल करते हैं। आपको बता देते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है
कि दांत का इनेमल, जो दांत का इनेमल है किससे बना होता है। सबसे पहले दांत का इनेमल किससे कहते हैं, जो दांत का जो वाइट वाइट पार्ट होता है, यानी दांत का जो ऊपर वाला लेयर है जो वाइट हमें दिखता है सफ़ेद, उसे दांत का इनेमल कहते हैं। ये बना किससे है, और जानते हैं शरीर का, हमारे शरीर का सबसे कठोर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ये दांत। इतना मजबूत है इनेमल कि आप ये जल्दी खराब नहीं होता है। व्यक्ति 60 से 70 साल जीता है तब तक दांत रहता है और मजबूती से के साथ रहता है। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि दांत का इनेमल जो है वो किससे बना हुआ है, सिंपल शब्दों में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। तो आप याद रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। यह जो है यह एक कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल रूप है। जब मुंह का पीएच मान लीजिए, मुंह का पीएच मान जो है, पीएच मान आप जैसे पीएच स्केल बोलते हैं, तो पीएच मान 5.5 से नीचे हो जाएगा ना पीएच का मान, तो दांत झरने लगेगा, दांत खराब होने लगेगा। यही जो दांत है यह इनेमल संरक्षित खराब होने लगता है। तो इसे जरूर याद रखेंगे, यह दांत इनेमल संरक्षित होने लगता है। तो ये हम लोग यहाँ पे समझ गए कि दांत का इनेमल ये शरीर का, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है, पदार्थ है, और ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से। आपको कुछ समझ में आया होगा। देखिए इसे इनेमल को इनेमल बोलते हैं मेडप। ये क्या चीज़ से बना हुआ है, सो सिंपल पूछा गया। तो देखिए ये बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। तो आपको दोनों तरीके से हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप थोड़ा सा इंग्लिश भी जान लीजिए तो आपके ही बेनिफिट, आगे चल के आप साइंस रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी से थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो अभी से आपके पास 4 महीना अच्छा टाइम है। तो आप यहाँ से किसी भी प्रकार से घबराएं नहीं, बस आप तैयारी को जैसे जोर दीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए, अपने ज़्यादा पढ़िए, सेल्फ स्टडी। कॉलेज अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल का टाइम थोड़ा सा कम कीजिए। कभी कभी आप स्कूल एब्सेंट कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा पढ़ाई कम होता है। तो अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और उससे आपका मार्क्स जो है बढ़ेगा। हाँ, स्कूल से आप अपडेट रह सकते हैं कि क्या हो रहा है, नोट्स वगैरह बनाइए और लिखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि एक विलयन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में शामिल है। तो एक विलयन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, तो चूने के पानी को दूधिया मिल्की बना देता है। तो यहाँ पे हमारा 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो पेट में, स्टोमक में, आंत अमाशय में पाया जाता है और ये जो है से खाना को पचा देता है, बहुत ही खतरनाक एसिड है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इसका राइट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके बारे में आप ये याद रखेंगे कि अंडे के छिलके मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना। अंडा का छिलका जो होता है उसका फार्मूला जो है CaCO3 होता है। इसे बोलते हैं Ca से कैल्शियम और CO से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब किसी जल यानी कि अम्ल के साथ, HCl एक अम्ल है, इसके साथ ही जैसे आपस में मिलता है, रिएक्ट हो जाता है, अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी दोनों आपस जब रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, तो CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो है से क्या करेगा, यानी चूने के पानी को दूधिया कर देता है, मिल्की कर देता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी टाइम कम है लेकिन आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो हम इसको आप अच्छे से और बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है JCERT रांची क्लास 10th मॉडल पेपर और सेशन 25-26 सब्जेक्ट साइंस। और ये 21 अक्टूबर को रिलीज हुआ है, अधिक दिन नहीं हुआ है, एकदम लेटेस्ट है। तो इसको आप आराम से आप पढ़े इत्मीनान करके, ये बहुत ही ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अब 3 को हम लोग देखने वाले हैं। 3 में क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, यह तत्व कौन सा है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है एक तत्व है ऑक्सीजन, और वो कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या सिलिकॉन की अभिक्रिया करता है, नहीं, कार्बन और लोहा। लोहा को आयरन बोलते हैं तो आयरन नहीं करता, कार्बन भी नहीं करता और सिलिकॉन भी नहीं करता। तो आप याद रखेंगे कि कैल्शियम जो है यानी Ca है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और एक उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, और यौगिक जल में भी घुलनशील है। यानी जो कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर जो चीज़ बना वह एक जल में भी घुलेगा। यानी ये दोनों के निर्माण से, बनने से जो निर्माण होगा, जो एक नया चीज़ बनेगा वो जल में भी घुलेगा और उस गलनांक वाला यौगिक का, इसका राइट आंसर 3 का हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेज़ी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दिया गया था
आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया गया कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है, यानी कि मानव पुरुषों में, यानी कि जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उसमें यौवन, तो यहाँ पे हमारा 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा 12 से 14 वर्ष। तो 12 से 14 वर्ष इसका राइट आंसर होगा 4 का ए। यहाँ देखिए पुबर्टी एज इन ह्यूमन मेल्स, तो 12 से 14 वर्ष आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। तो देखिए जब हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फाइड से नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा काला होगा। यहाँ पे जो रंग प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, तो ब्लैक होगा। कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस था, उसे हम पास किए, एक ब्लू सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट, थ्रू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस था, इसे हम पास किए तो किस प्रकार का कलर बना, तो ये बना ब्लैक कलर का। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया गया है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी चीनी का कार्मेलाइजेशन। तो ये वाला जो हमारा राइट आंसर है ये हो जाएगा चीनी का कार्मेलाइजेशन जो है वो क्या है, एक फिजिकल चेंज नहीं है। अशुद्ध जल का उबालना, अशुद्ध जल का उबालना एक फिजिकल चेंज है। पानी में नमक का विघटन एक क्या है, तो फिजिकल चेंज है। आपको फिजिकल चेंज के बारे में बताते हैं, हालांकि इसका आंसर तो हम लोग जान गए कि क्या होगा, लेकिन फिजिकल चेंज आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछ दिया तो आप कैसे कर पाएंगे। फिजिकल चेंज को, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, अब भौतिक जो है सो भौतिक परिवर्तन आपसे पूछा जा रहा है। चेंज का मतलब परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन होता है, अब भौतिक चेंज किसको बोलते हैं, यानी कि एक चीज़ है उसको दूसरे चीज़ में आप बनाएं जिसके आकार, रंग, रूप, साइज और क्वांटिटी में चेंज होता है, उसे भौतिक चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज, मान लीजिए आपके पास पानी है, पानी को बहुत ज़्यादा ठंड कर दिए तो बर्फ़ बन गया, बर्फ़ का टुकड़ा बन गया, लेकिन फिर इसको पिघलाएंगे तो फिर से पानी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये इस प्रकार का चेंज होता है जो रिवर्सिबल है, यानी ये तो बन गया दूसरा चीज़ लेकिन फिर से वापस आ सकता है। मोमबत्ती को जलाएंगे तो वैक्स बनेगा, यानी कि वो तो फिर से वो मोमबत्ती जल सकती है, फिर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से वापस हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर यहाँ पे कार्बोनाइजेशन हो गया शुगर का तो दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है ये चीज़। इसमें नया चीज़ का फॉर्मेशन होता है, इसमें प्रॉपर्टीज जो है से चेंज होता है, न्यू प्रॉपर्टीज बनता है और नया चीज़ का निर्माण होता है, जबकि फिजिकल चेंज में नया चीज़ का निर्माण नहीं होता है। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। तो आपसे फूल का मादा प्रजनन अंग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर जो है हो जाएगा ए, यानी वर्तिकांग, क्रांग और अंडाशय और वर्तिका, ये फूल का मादा प्रजनन है। मादा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। तो फूल का या प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन है फ्लावर का, तो स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो मानव नेत्र में यानी ह्यूमन आई में जो फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सिलियरी पेशिया। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो सिलियरी पेशिया के कारण होता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो यहाँ पे याद रखेंगे सिलियरी मसल्स। यहाँ फोकल लेंथ के बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है और 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो 9 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और डी में दिया गया है कि प्रकाश का परिकिरणन, यानी प्रकाश के प्रकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो इसे बोलते हैं। इसे इंग्लिश में भी आप देख लें। हालांकि आपको देखिए ये इंग्लिश वाला अभी 10th में तो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप 10th पास करेंगे और 11th में जाएंगे और साइंस रखेंगे तो आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ब्लू कलर, तो इससे नीला कलर बोलेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये बोल रहा है कि स्काई जो है वो स्काई जो है सो ब्लू कलर का क्यों है, तो सिंपल पूछा जा रहा है। तो क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट जब परिकरण करती है फैलती है, इसलिए है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 10 और 10 में आपसे पूछा जा रहा है लेंस की शक्ति -4 पॉइंट ओडी होती है, लेंस की प्रकृति क्या है। तो 10 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा अवतल। अगर लेंस की शक्ति इतना होगी तो लेंस की प्रकृति कैसी होगी, तो अवतल होगा। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में दिया गया है कि मटर में एक सूद लंबे पौधे जिसे टीटी यानी टॉल बोलेंगे को एक सूद छोटे पौधे यानी ड्वार्फ स्मॉल टी के साथ संकरित किया जाता है तो F2 पीढ़ी में सूद लंबे पौधों और सूद छोटे पौधों का अनुपात है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3:1 होगा। 3:1 होगा। इसे आप याद रखेंगे। तो किस प्रकार से इसे याद रखेंगे, तो मान लीजिए कि ये टी है, ये टी है, ये छोटा टी है, यहाँ से लाएंगे तो एक बड़ा टी आएगा और एक छोटा टी आएगा। तो इस प्रकार से हुआ। तो इसे बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी कि F1 पीढ़ी। लेकिन F2 पीढ़ी क्या है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। F2 पीढ़ी के लिए आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए एक कैपिटल था, एक छोटा था, यानी कि इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसको समझना चाहते हैं सब समझ सकते हैं कि मान लीजिए कैपिटल है, एक छोटा है, तो इसको आप टेबल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ भी आप टी लिख दीजिए, यहाँ भी टी लिख दीजिए, और आप यहाँ भी टी लिख दीजिए, तो आपसे ये बन जाएगा। यहाँ भी टी लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है सो, यहाँ पे जो है से हमारा इसको इरेज करना पड़ेगा। तो हमको ये जो है से हम लोग का, ये वाला हम लोग का नहीं है और ये वाला हम लोग का नहीं है। आप इसे याद रखेंगे, ये भी हमारा नहीं है। और इसको फिर से राइट करते हैं तो बेटर रहेगा। चलिए इसको फिर से राइट करते हैं। मान लीजिए कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी रहेगा, यहाँ स्मॉल टी रहेगा। इसको टेबल बना लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से टेबल बनेगा, यानी कि तो ये बड़ा, यानी कि ये वाला टी और ये वाला टी यहाँ फिल होगा, फिर ये वाला टी फिल होगा और ये वाला टी इस जगह पे फिल होगा। तो टी बड़ा छोटा, ये इस तरह से। फिर ये छोटा वाला टी और बड़ा वाला टी, पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे, इसी प्रकार से छोटा छोटा लिखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि बड़ा वाला, देखिए इसमें भी बड़ा दिख रहा है, इसमें भी बड़ा दिख रहा है, इसमें बड़ा, लेकिन इसमें छोटा छोटा। तो तीन जो है एक प्रकार से यानी लॉन्ग आया, सब लंबे लंबे आए, यानी कि ये सब टॉल था, इसलिए कैपिटल टी है। और एक आया जो छोटा छोटा आया। तो इस प्रकार से 3:1 इसका आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो एक बार पॉज करके जरूर वीडियो को देखें बैक करके। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, वस्तु का आवर्धन क्या है। तो 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, -5.0। इसे आप याद रखेंगे, -5. 12 का हो जाएगा आंसर हमारा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 13, और 13 का हमारा राइट आंसर सी होगा। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम होती है, सही बात है। और ऊर्जा जो है सो ऊर्जा विभिन्न स्तर से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। तो उत्तरोत्तर गति करती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। इसको समझिए, एकदम सिंपल चीज़ लिखा हुआ और बहुत ही अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। सिंपल आपसे पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे समझ लिए ग्रास है, इस ग्रास को कौन ईट किया, तो ये ग्रास है। इस ग्रास को माउस ईट किया, या रेड माउस ईट, इसे माउस आप रेट भी बोल सकते हैं, या ग्रास होपर आप बोलिए, सब बेटर रहेगा। यानी कि इसको जो है ग्रास होपर ईट करती है। तो इसे समझिए कि हमारा यहाँ ग्रास था, ग्रास को ग्रास होपर ईट किया। ग्रास होपर को मान लीजिए कि रेड या स्नेक कोई भी इसको ईट किया। फ्रॉग समझ लिए, ग्रास होपर को फ्रॉग ईट किया। और तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये हमारा ग्रास होपर था, ग्रास होपर को फ्रॉग ईट किया, फ्रॉग को स्नेक ईट किया, और स्नेक को वल्चर या गीद वगैरह ईट किया। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो एनर्जी था, यहाँ पे आते थे एनर्जी थोड़ा कम हुआ। हर एक स्तर पर एनर्जी जो है कम हो रहा है, 10% से ये धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये उत्तरोत्तर की ओर जाता है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामार्थन हो तो परिनालिका का यह सिर क्या होगा। तो वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए में दिया है उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक जो है सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो यहाँ 15 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा I2R। इसे आप याद रखेंगे।
फिर हमारा क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर, और 60 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, ये मॉडल आंसर में दिया गया है कि जलीय द्रव यानी एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच क्या काला उद्घाटन क्या कहलाता है। तो काला उद्घाटन क्या कहलाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, और डी में हमारा है कि पुतली। तो पुतली ये कहलाता है। तो इसे याद रखेंगे, ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड पुपिल, इसे पुतली भी कहते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस या कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी में ऑप्शन सी में देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सी में हम लोग का दिया गया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किसी खाद्य पदार्थ को रखने के लिए, बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18, और 18 का जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा डी है। क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत जनरेटर क्या परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 19, और 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो एक सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क यानी एडल्ट पर्सन के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है। तो 19 का हमारा राइट आंसर जो है सो बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये वाला आप जानते होंगे पहले से, तो ये आपके लिए ईजी है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20 में पूछा जा रहा है कि मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश बनाती है। मानव का आँख जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये बनता है रेटिना पर। तो रेटिना को रेटिना ही बोलते हैं। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। उत्पादक को मतलब प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा घास हो जाएगा, यानी 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घास को ग्रास बोलते हैं, यही घास हमारा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप आता है, यानी कि स्वपोषीय खाना खुद से बनाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों से परिपक्व पत्तियों और फल का गिरना क्या कहलाता है, यानी किसके कारण होता है। पौधों से पूरा पका हुआ पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण ये होता है। तो 22 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में है एस्बेसिक अम्ल। तो एक एसिड है, नाम है एस्बेसिक, आप याद रखेंगे, एस्बेसिक एसिड या अम्ल। 23 में पूछा जा रहा है कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। तो 23 का राइट आंसर ये हो जाएगा प्रभावक। प्रभावक जो है इसे हम बोलते हैं इफेक्टर। ये कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन सेंड बाय नर्वस सिस्टम, उसे प्रभावक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा ऐसा रेफ्रिजरेटर है। तो 24 का राइट आंसर भी हो जाएगा CFC। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसी के कारण ओजोन लेयर छेद हुआ है, खराब हुआ है, रिस्पॉन्सिबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। तो जल के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है जल के संपर्क में आते ही रिएक्ट हो जाता है। तो 25 का ये हो जाएगा सोडियम। आप जानते हैं इसे चाकू से काटा जा सकता है और केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यौगिक CH3, CH2 और CHO का नाम क्या है। तो 26 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रोपेनल कहते हैं इसे प्रोपेनल कहते हैं। CH3, CH2, CHO को प्रोपेनल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 है, अभिक्रिया इतना करेंगे तो इतना और ऊर्जा की पहचान कीजिए। ये किस प्रकार का अभिक्रिया सो आपसे पूछा जा रहा है। तो 27 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी के बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में दिया गया है कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है। तो न्यूरॉन के अंदर जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है। तो 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा। पहले डेंड्राइट होगा, कोशिका शरीर होगा, अक्षतंतु होगा और तंत्रिका तंत्र होगा लास्ट में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डेंड्राइट है, सेल बॉडी, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, लास्ट में नर्व एंडिंग आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि तीन आर जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे कौन कौन से हैं। यानी RRR के फुल फॉर्म आपसे सिंपल पूछा जा रहा है। तो RRR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल, इसका आंसर डी हो जाएगा। और डी में हमारा दिया गया है कम करना, यानी यूज जो से कम करना। फिर दिया गया है पुनर्चक्रण, रिसाइकल करना और पुनः उपयोग यानी रीयूज करना, फिर से यूज करना। तो यहाँ देखिए आप दिया गया है कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ये आपको पसंद आ रहा होगा बहुत अच्छा से। हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग पहुँच गए हैं कि रंध्र छेद का खुलना। तो रंध्र छेद का खुलना और बंद होना
इस पर निर्भर करता है। स्टोमाटा जिसे बोलते हैं, यानी कि पत्ती में जो है खुलता है और बंद होता है छिद्र यानी रंध्र, इसका खुलना और बंद होना किस पे ये निर्भर करता है। तो 30 का राइट आंसर से हो जाएगा द्वार कोशिकाओं में जल। तो द्वार कोशिकाओं में जल जो है इस पर निर्भर करता है। इसे देखिए सिंपल पूछा जा रहा है कि स्टोमाटा का जो पोर है वो किस पे डिपेंड करता है खुलना और बंद होना, तो वाटर इन द गार्ड सेल, इस पे ये डिपेंड करता है। ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। ये सेक्शन बी दिया गया है, यानी सेक्शन बी है, खंड बी इसे बोलेंगे। इसमें खंड बी में टोटल 31 से 28 प्रश्न शामिल होता है। इसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इन्हें किसी 6 प्रश्नों को उत्तर देना रहता है और इसमें टोटल आपको 8 क्वेश्चन देगा और ये हर क्वेश्चन का 2 नंबर का रहेगा। तो 31 में देखिए फिल इट है, आपको सिर्फ फिल करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के घोल का रंग डैश होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है तो ये रंग हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार सब क्वेश्चन को जज कर सकते हैं। इसका कारण बताना है, छोटा क्वेश्चन है, लिखना है कि आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा रीजन बताना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो इस प्रकार से इसका आपको रीजन बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सिंपल देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है, तो मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हमारा 36 दिया गया। निम्नलिखित गैसों का अभिलक्षित परीक्षण लिखिए, तो इस प्रकार से दिया गया। इनमें से उपस्थित कार्यात्मक समूह को लिखिए। तो देखिए कार्यात्मक समूह को लिखना है इनमें से। तो आपको ये ऑल ओवर समझ में आ रहा होगा कि 38 का क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे देखिए खंड सी आ गया। खंड सी में आपको बता दें कि खंड सी में 39 से 46 प्रश्न है जो कि लघु उत्तीर्ण है, अति लघु नहीं लघु है। इन्हें किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर देना है 8 में से, और ये क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। आपको बता दें कि इसे हम शॉर्ट आंसर कहते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप डाउनलोड करके आप रख ले। इसमें टोटल 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा एग्जाम में जाके, यानी 52 क्वेश्चन दिया गया। देखिए लास्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आपको 4 गो रहेगा, जिस पर डायग्राम भी थोड़ा सा बना लीजिएगा और लिखना भी रहेगा, तो लिखिएगा अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो ऑल ओवर ये मॉडल पेपर था साइंस का। हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को भी देखेंगे और लाएंगे। आप इसे एनालिसिस कर सकते हैं और टाइम आप वहाँ पे जाके सेव कर सकते हैं, अगर अभी से आपका देखा रहेगा जाना रहेगा तो इसमें आपको हमारा यही था, यानी कि जैक बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है यही है। इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ और दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।